जय श्री श्याम दोस्तों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने पहला वीडियो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का देख लिया है, अब हम दूसरा वीडियो जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का यानी पार्ट सेकंड यानी उससे आगे का चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट ज़रूर देख लेना, उसके बाद में ये पार्ट देखना, ठीक है, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा। तो यानी आप लोगों को इस चैनल पे कक्षा 10 विज्ञान का संपूर्ण कोर्स मिलने वाला है और फ्री में नोट्स मिलने वाले हैं। ये बात ध्यान रखना, फ्री में नोट्स मिलेंगे। आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड होगा, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना, मैसेज करते ही आपको तुरंत आपको यानी PDF मिल जाएगी, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स है, बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, आप पढ़ोगे आपको मज़ा आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ ही रहे हो। और आपको पूरा वीडियो सॉल्यूशन जो है आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो बच्चों चलते हैं, अब अपन आगे पढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था पहले पार्ट में वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं स्क्रीनशॉट ही कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा। इसके बाद में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आपने जाना कि संयोजन अभिक्रिया जिसे अपन संयोगमन अभिक्रिया भी कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया जिसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और भी अभिक्रियाओं के नाम है जैसे कि ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अलावा अपचयन अभिक्रियाएँ होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएँ होती है। इन सभी को हम अब आगे वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हमने संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण जान लिए थे कि संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण जो हैं वो है कोयले का दहन होना, जल का निर्माण होना और यहाँ पे गंधक का दहन होना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होना। ये सभी जो है संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। इसके बाद में हमने वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण जाने कि वियोजन अभिक्रिया में फेरस सल्फेट की वियोजन से अभिक्रिया होती है, कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना, ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। सिल्वर ब्रोमाइड भी एक तरीके से वियोजन अभिक्रिया का है और सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन था। संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है, ठीक है। आज इसमें अपन ने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी पढ़ लिया था। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन होना यानी प्राकृतिक गैस जो एक तरीके की मेथेन है, मेथेन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। श्वसन क्या है, एक तरीके से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बारे में आप बता सकते हो कि किस तरीके से श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताया गया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यहाँ तक हमने पढ़ा। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और जो साग सब्जियों का खाद बनना वो भी एक तरीके से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ तक का हमने पढ़ लिया था। अब मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाने वाला हूँ कि ये जो और अभिक्रियाएँ हैं, जैसे कि यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो अपन अपचयन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अपचयन अभिक्रिया मतलब अपचयन और उपचयन दो तरीके की अभिक्रियाएँ होती है। अपचयन और उपचयन दो तरीके की अभिक्रियाएँ होती है। तो यहाँ अपन पहले अपन पढ़ लेते हैं कौन सी, उपचयन अभिक्रिया। देखो अब मैं आपको यहीं साथ के साथ ही कवर करवा दूंगा कि उपचयन और अपचयन है क्या। देखिए यहाँ पे आप उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा देखेंगे तो उपचयन का मतलब दिया हुआ है कि हाइड्रोजन की वृद्धि होना, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें हाइड्रोजन बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कमी हो रही है, यानी ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण के तौर पर देख रहे हो, कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर धातु अलग हो जाएगी और जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो कॉपर, ये कॉपर ऑक्साइड किस में बदल गया, कॉपर में बदल गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई और हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन में वृद्धि हो गई, यानी ये जल का अणु बना लिया। तो ऑक्सीजन का त्याग होना और हाइड्रोजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसके साथ में एक और अभिक्रिया होती है जिसे अपन बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन। तो उपचयन के बारे में जानना, उपचयन क्या होता है, उपचयन। ये जो उपचयन अभिक्रिया है इसे अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब ये हो गया कि अगर आप कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में करा रहे हो तो ये CuO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। इसको बैलेंस कर देते हैं, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया। तो यानी
उपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, उसे अपन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन में तो ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन में ऑक्सीजन त्याग होता है, डोनेट होता है, यानी बाहर निकलता है। तो ये हो गया उपचयन और अपचयन के बारे में। किसके बारे में? उपचयन और अपचयन के बारे में। तो देखिए अब यहाँ पे हम रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ये है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हो। क्या? दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हो, उसे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण जो है ये आप पढ़ लेना। उदाहरण जो है देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, यानी अभिकारक के रूप में अपन ने कॉपर ऑक्साइड को लिया और हाइड्रोजन को लिया। इन दोनों का योग होके यहाँ पर बन रहा है कॉपर प्लस H2O। ये H2O लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये H2O लिखा हुआ है, H2O लिखा हुआ है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदला, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई, तो ये तो हो गया अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो H2O बन गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ऑक्सीजन बढ़ने का मतलब है उपचयन। तो इसका मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया जो दी हुई है, इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है, तो इसे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो और बच्चों ये मेरे नंबर है 7014580959। आप इस पर मैसेज कर देना, आपको इस नोट्स की PDF मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यानी अपन ने उपचयन के बारे में जाना कि ऑक्सीकरण का बढ़ना, तो उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव अपन देख सकते हैं। एक है संक्षारण और एक है विकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण का मतलब जिसे अपन इंग्लिश में कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन का मतलब होता है कि जब कोई धातु जो है अपने आसपास के वातावरण में आर्द्रता या धूल मिट्टी की वजह से क्या हो जाती है, उसकी चमक खत्म हो जाती है, धीरे धीरे चमक खत्म होने लगती है, तो उससे अपन कहते हैं कि वो संक्षारित हो गई है। क्या हो गई है? संक्षारित हो गई है। और इस संक्षारित होने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। दोबारा समझना, संक्षारण में क्या होता है, जब कोई धातु की सतह होती है तो उस पर धूल मिट्टी और बाहर के वातावरण की आर्द्रता, अम्ल, आसपास कोई अम्ल है तो उसकी वजह से उसकी चमक धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तो उसको अपन कहते हैं कि संक्षारित हो गया वो पदार्थ या फिर वो धातु क्या हो गई? संक्षारित हो गई। तो और इस प्रक्रिया को अपन संक्षारण कहते हैं। जो ये प्रक्रिया होती है उससे अपन संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण की वजह से ही चांदी के ऊपर काली परत जमती है। चांदी के ऊपर क्या जमती है? काली परत जमती है। ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2023 में आया है कि चांदी के ऊपर काली परत का जमना क्या है? संक्षारण की अभिक्रिया है। तांबा जो होता है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ती है। तांबे के ऊपर कौन सी परत चढ़ती है? हरी परत चढ़ती है। और लोहे पर जंग लगना, क्या? लोहे पर जंग लगना, ये सभी संक्षारण के उदाहरण हैं। अगर आपसे एग्जाम में संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण के उदाहरण बताइए, तो आप लोगों को केवल यही लिखना होगा, संक्षारण का मतलब ये, और उदाहरण आपको बताना है। और आपसे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाए कि चांदी की परत का काला पड़ना क्या है, वो संक्षारण है। तांबे के बर्तन जो हैं उन पर हरी परत चढ़ना ये क्या है? ये भी संक्षारण है। लोहे पर जंग लगना क्या है? ये भी संक्षारण है। समझ में आ गया होगा। तो दैनिक जीवन में उपचयन, उपचयन मतलब है कि आसपास की आर्द्रता, तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसके ऊपर, क्या हो रही है? ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो उसे भी अपन संक्षारण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ कि लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लग रही है तो इसका मतलब ये आयरन है, Fe है, और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और कुछ जल की बूंदे हैं H2 है, तो यहाँ से ये क्या बनाएंगे? Fe2O3.XH2O। ये जो Fe2O3XH2O ये जंग का सूत्र है। किसका सूत्र है? जंग। मैदान जंग नहीं है ये जंग का सूत्र है। किसका सूत्र है? जंग का सूत्र है। Fe2O3.XH2O ये जंग लगने का सूत्र है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है विकृत गंधिता। क्या? विकृत गंधिता क्या होती है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। विकृत गंधिता का मतलब ये है कि जितने भी तेल से बनी हुई चीज़ें होती है, तेल से, फैट से जो बनी हुई चीज़ें होती है, उनका उपचयन हो जाना। क्या हो जाना बच्चों? उपचयन हो जाना, यानी उसमें ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, उसे अपन विकृत गंधिता कहते हैं। जिससे कि उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। भाई अगर तेल की कोई चीज़ रखी हुई है और अगर बहुत दिनों तक रखी हुई है तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन है ही,
तो ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से उनकी गंध और स्वाद जो है वो बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। इसे अपन कहते हैं विकृत गंधिता। नाम से पता लग रहा है, विकृत मतलब होता है विकृत गंधिता, यानी गंध का विकृत हो जाना। यानी पहले जो अच्छी अच्छी स्मेल आ रही थी, अच्छी अच्छी सुगंध आ रही थी, वो विकृत हो गई है और उसकी गंध बिल्कुल बेकार गंध आने लग गई है, जो कि अनप्लेजेंट, हमारे लिए सूंघने लायक नहीं है, बेकार हो गई। क्योंकि वो जो तेल और वसा से बना हुआ जो खाद्य पदार्थ है वो क्या हो गया, खराब हो गया। अब इसको आप बचा कैसे सकते हो? इसको बचाने के लिए आप प्रतिऑक्सीकारक, देखो जस्ट उल्टा, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन को हटाने वाला कारक अपन मिलाएंगे, जिसे अपन प्रतिऑक्सीकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिऑक्सीकारक मिला देंगे। या फिर आप उसको निर्वातित पात्रों में, जैसे कि अपन अचार को बरनी के अंदर रखते हैं तो निर्वातित पात्र होता है, नहीं उसके अंदर बिल्कुल एयर नहीं जाती है, ऊपर से बिल्कुल छोटा सा ढक्कन लगा रहता है, तो वो निर्वातित पात्र होता है, उसमें रखकर। या फिर आप उसमें नाइट्रोजन प्रवाहित करवा सकते हो। क्या प्रवाहित करवा सकते हो? नाइट्रोजन प्रवाहित करवा सकते हो। इस तरीके से आप विकृत गंधिता को रोक सकते हो। इस तरीके से आप विकृत गंधिता को रोक सकते हो। उदाहरण आप लोगों को ये याद कर लेना है, जैसे कि आलू की चिप्स की जो पैकेट होते हैं, थैलियाँ आती है, वो इतने फूले फूले आते हैं, लेकिन क्या वास्तव में इतना सारा पैकेट में चिप्स थोड़ी होती है? चिप्स तो थोड़ी सी होती है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि वो तेल और वसा से बने हुए हैं। अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो वो 5-6 महीने, क्योंकि उन पर एक्सपायरी डेट 6 महीने तक लिखी हुई आती है, तो 6 महीने तक उसको दुकानदार आराम से रख सकता है। अगर उसमें नाइट्रोजन गैस अगर निकल गई हो, मान लीजिए अगर पाल पिन लग के उसमें से गैस, तो वो चिप्स खराब हो जाती है, वो 10-15 दिन से ज़्यादा दिन नहीं रह सकती है। तो वो जब भी आप चिप्स का पैकेट लो तो यानी पूरा फुल भरा हुआ, यानी उसमें के अंदर गैस रहनी चाहिए, वो वाला पैकेट लेना, क्योंकि वही आपके लिए सही रहेगा। बाकी अगर आपने पिचका हुआ ले लिया तो वो आपके मुंह का स्वाद बिगाड़ देगा। तो इतना ध्यान रखना। आप पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो साइंस का उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आलू के चिप्स का पैकेट, कोई सा भी चिप्स का पैकेट हो, उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे कि वो उपचयित होने से बचाया जा सकता है, यानी ऑक्सीजन ऐड होने से बचाया जा सकता है। ऑक्सीजन ऐड होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से अपन ने पहले चैप्टर का बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने पढ़ लिए हैं, जिससे वह एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ये अपन ने पढ़े। इसके अलावा अब आपको इसके मैं क्वेश्चन आंसर जो होंगे, वो क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा। ये नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाए गए हैं। अगर आपको इससे एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, कुछ भी है, जैसे एनसीईआरटी बुक के बारे में, तो मैं आपको उस चैनल उसका भी वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। ये मैंने नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ा है, ये बिल्कुल सरल भाषा में लिखे हुए हैं, इतना आप पढ़ लोगे सफिशियंट है, यहाँ से पेपर बनता है। और जो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो बच्चे भी इनको पढ़कर अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, देख लेना आप। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती है। क्या पढ़ा बच्चों? हमने रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिनमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि आप जो अभिक्रिया हुई है उसको सूत्रों के रूप में लिखते हो या प्रतीकों के रूप में लिखते हो, उसे अपन रासायनिक समीकरण कहते हैं। सूत्रों के रूप में लिखना या प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके अलावा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? यानी इधर तीर के निशान के जो इधर अभिकारक लिखे हुए हैं, इधर उत्पाद लिखे हुए हैं, इन दोनों का जो द्रव्यमान आएगा वो बराबर बराबर होना चाहिए। यही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, जिनको आप हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा भी बैलेंस कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो संतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण को ऐसा करना ही क्यों आवश्यक है? क्योंकि यहाँ पर एक द्रव्यमान संरक्षण नियम लगता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम की वजह से, द्रव्यमान संरक्षण नियम की वजह से जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग जो है अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ा, अभिक्रियाओं के प्रकार।
क्या क्या पढ़ा अपन ने अभिक्रियाओं के प्रकार में? सबसे पहला प्रकार आप लोगों ने पढ़ा, सबसे पहला पढ़ा आपने संयोजन। क्या पढ़ा? संयोजन। संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण याद कर लेना, सारे कोयले का दहन होना, ये और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना, ऐसे जो एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया के वो आपको याद करना है। वियोजन का मतलब होता है टूटना, जिसे अपन अपघटन के नाम से भी जानते हैं, जिसे अपन अपघटन के नाम से भी जानते हैं, वियोजन। ठीक है, इसे अपन अपघटन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसमें अपन पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक बार विस्थापन और द्विविस्थापन को अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं नए पेज पे। विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले आप लोगों को एक सक्रियता श्रेणी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी आनी चाहिए। अब ये सक्रियता श्रेणी क्या होती है? देखो, सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है कि कुछ धातुएं जो होती है जिनकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है उन्हें ऊपर रखा जाता है, और फिर इनको घटते हुए क्रम में, यानी अपन अवरोही क्रम बोल सकते हैं, यानी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, यानी पहले ज़्यादा वाले को फिर कम वाले को। तो वो जो ट्रिक है वो ट्रिक मैंने शॉर्ट वीडियो के रूप में भी डाल रखी है। आप मेरे शॉर्ट वीडियो देखकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो साइंस के अंदर, तो शॉर्ट वीडियो भी आप मेरे ज़रूर देखो, वहाँ पर बहुत सारी ट्रिक्स बताई गई है, तो आप उन शॉर्ट वीडियो को सबको देख लेना एक बार में। देखो यहाँ पे मैं वापस से बता देता हूँ ट्रिक जो है, क्या है ट्रिक सक्रियता श्रेणी को याद करने की। कन का मांगे आलू, कन का मांगे आलू, जन फे पब कु एच जी ए जी ए यू। ठीक है, एच जी ए जी ए यू, एच जी ए जी ए यू। ठीक है, ये अभी ये जो है सक्रियता श्रेणी की जो है सक्रियता श्रेणी है। सबसे ऊपर पोटेशियम धातु आती है, फिर सोडियम आती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और इस तरीके से सोना। तो ये जो है सक्रियता श्रेणी का अवरोही क्रम है। अब आपको ये अगर पता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉपर धातु और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं जिंक धातु, तो बताओ कॉपर और जिंक में से अधिक सक्रिय कौन है? तो ऊपर कौन सा आ रहा है? ऊपर कौन आ रहा है? जिंक आ रहा है। तो जिंक अधिक सक्रियशील होगा इनमें से, कॉपर और जिंक में से अधिक सक्रियशील कौन होगा? जिंक होगा। जैसे यहाँ पर अपन लिख दे सोडियम और कॉपर, तो सोडियम और कॉपर में अधिक सक्रियशील कौन होगा? कॉपर होगा। इस तरीके से सक्रियता श्रेणी को अपन याद कर सकते हैं। सक्रियता श्रेणी अगर आप ये को याद है तो विस्थापन अभिक्रिया आप अभी समझ जाओगे। जैसे कि मान लो कॉपर जो है, विस्थापन और द्विविस्थापन को अपन अंतर से समझ लेते हैं। देखो दोनों अभिक्रियाओं को मैं एक साथ समझाता हूँ। विस्थापन अभिक्रिया में केवल क्या होता है, एक ही तत्व जो होता है जो अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि कॉपर धातु जो है वो अभिक्रिया कर रही है किस कॉपर धातु। देखो आपको अभी ट्रिक अभी बताई, कनका मांगे आलू जन फे पबकू, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं जिंक। क्या लिख देते हैं यहाँ पे लिखते हैं अपन जिंक, और यहाँ पर हमारे पास जो विलयन है वो कॉपर सल्फेट का है। अब आपको पता है कि कनका मांगे आलू जन फे पब कू नीचे जा रहा है, तो ये कम क्रियाशील है, जिंक अधिक क्रियाशील है, तो जिंक इसकी जगह विस्थापित हो जाएगा और लवण जो बनेगा वो जिंक सल्फेट का बन जाएगा और कॉपर धातु को क्या कर देगा? अलग कर देगा। समझ में आया? जिंक धातु जो है अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा और यहाँ पर जिंक सल्फेट का लवण बन जाएगा और कॉपर धातु अलग हो जाएगी। ये तो है विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही तत्व जो है वो विस्थापित हो रहा है। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में जैसे आप समझ लो, यानी हमारे पास में अभिकारक के रूप में ए और बी, यानी एक लवण है और यहाँ पे सी और डी है, समझना एग्जाम्पल के तौर पे। तो ए जो है वो सी की तुलना में अधिक क्रियाशील है, तो ए जो है सी की जगह आ जाएगा, और डी जो है वो बी से अधिक क्रियाशील है तो ये इसकी जगह आ जाएगा। तो यानी ये अभिक्रिया हो जाएगी ए, यानी यहाँ तो हो जाएगा ए और डी बनेगा, और ये बी कहाँ चला गया? सी की जगह, तो यहाँ पर बनेगा ये डी यहाँ आ गया, ए यहाँ चला गया, यानी अभिकारक के रूप में ये तो बनेगा ए डी और यहाँ पे डी और बी। ठीक है, डी और बी। एग्जाम्पल देख लो, ऐसा ही अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले लेते हैं जिंक सल्फेट प्लस
अपन ले लेते हैं कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे देखो, चलो मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया के लिए अपन ले लेते हैं यहाँ पे अपन ले लेते हैं Na2SO4, Na2SO4 जिसे अपन सोडियम सल्फेट बोलेंगे, और एक ले लेते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2। इन दोनों के विक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, देखो ये सोडियम और बेरियम में ये इधर स्थानांतरित हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो ये तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट, ये इधर जाएगा तो BaSO4 हो जाएगा, और Na यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2NaCl। कैसे बना, देखो Cl2 2 है, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 2 है, सोडियम 2 है तो 2 हो जाएंगे इस तरीके से, यानी डबल बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये इधर गया है और ये इधर आया है, ठीक है। क्योंकि अभी विस्थापन में तो केवल एक ही तत्व उठ के आया था, वो धातु ही अलग हो गई थी, लेकिन यहाँ पर 2 लवण बन रहे हैं, यानी इसमें दो उत्पाद बन रहे हैं, 2 उत्पाद बनने जरूरी है, द्रव्य विस्थापन में 2 उत्पाद बनने जरूरी है और दोनों तत्वों का ट्रांसफर होना जरूरी है। ये कहलाता है द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाता है, ये द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो हमारे विस्थापन और द्रव्य विस्थापन नहीं हुआ था, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं जो है इस एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर समझाने वाला हूँ, आपको एग्जाम में कैसे क्या लिखना है, तो आप वो वीडियो भी देखना मत भूलना। हम सबसे पहले पार्ट 1 के जो भी क्वेश्चन आंसर है वीडियो में आपको सब मैं बता दूंगा, जो भी क्वेश्चन के आंसर है एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक के, और जो भी बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सभी अपन जानेंगे। तो अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, शेयर ज़रूर करो बच्चों। शेयर करने से वो भी अपना वीडियो देखेंगे और उनको भी नोट्स मिलेंगे, तो एक बार आप इसको शेयर ज़रूर करना। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।